बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की बुक वसंत। इसके 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियों से मतलब है हिमालय से निकलने वाली नदियों से, अर्थात जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो हिमालय की बेटियाँ हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि नदियाँ किस तरह से हिमालय से निकलकर समतल जगह पर जाती हैं और कैसे वो अपना पूरा सफ़र तय करती हैं। यही सब कुछ एक्सप्लेन किया है हमारे लेखक नागार्जुन जी ने इस पार्ट में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को दूर से देखते तो उसका रूप अलग होता है, और हम किसी चीज़ को अगर ऊपर से देखेंगे तो उसका रूप अलग होता है। तो लेखक बता रहे हैं कि जैसे मैंने इन नदियों को दूर से जब देखा था तो मुझे ये बहुत शांत, बहुत गंभीर इनका रूप मेरे सामने आया था। एक सम्भ्रात महिला मतलब बहुत सभ्य, बहुत सुशील जो औरत होती है, जो महिला होती है, उसकी तरह मुझे ये सारी नदियाँ लगी। और मेरे दिल में इनके लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। बहुत मैं इनके रिस्पेक्ट करता था, बहुत मेरे सामने इनके लिए आदर था, श्रद्धा के भाव थे। जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो जैसे माँ और दादी की गोद में हम बच्चे खेला करते हैं, उसी तरह से ये मेरे सामने माँ के रूप में, दादी के रूप में, मौसी और मामी की गोद के रूप में मैं इन्हें देखा करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर, मतलब मैंने हिमालय के ऊपर चढ़ाई करके हिमालय के ऊपर से मैंने इन नदियों को देखा तो इनका रूप मेरे सामने कुछ और ही था, और मैं इनका रूप देख करके हैरान भी था। ये मुझे कैसी लगी? दुबली पतली, बिल्कुल जैसे नल की धारा होती है, नल की एक पतली सी धारा टपकती है या गिरती है, उसी तरह से मुझे ये नदियाँ लगी, बिल्कुल दुबली पतली। गंगा, यही हम यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में आकर विशाल कैसे हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि लेखक जी कह रहे हैं जब हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं तो बिल्कुल एक धारा के रूप में निकलती हैं, और जब समतल मैदानों में, जब प्लेन स्थान पे, प्लेन जगहों पे ये पहुंचती हैं तो इनका विशाल रूप हो जाता है। विशाल मतलब ये चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और ऊपर से जब मैंने देखा तो बिल्कुल एक पतली सी धारा मुझे दिख रही थी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो मैंने इनको जब दूर से देखा तो अलग रूप दिखा था, लेखक बताते हैं, और जब मैंने इनको हिमालय के ऊपर से देखा तो मुझे ऊपर से देखने में ऐसा लगा जैसे पतली सी धारा निकली और समतल मैदान में जाते ही ये बिल्कुल चौड़ी और बहुत बड़ी हो गई। और जब वो अपने पिता, इनके पिता को क्या लेखक जी ने इनके पिता को कौन माना है? हिमालय जी को माना है। तो हिमालय में से जब ये नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ से पत्थरों से टकराती हुई और बहुत आवाज़, बहुत शोर करती हुई, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इस तरह से वो पूरे भाव के साथ निकलती हैं, और उनके अंदर पूरा उल्लास होता है। और मैदान में जैसे ही ये जाती हैं, जैसे ही समतल जगह पर जाती हैं, तो इनका ये उल्लास है, इनका ये खिलखिलाकर हंसना है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और कहते हैं आगे लेखक, जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को देखता हूँ और बहुत गौर करके देखता हूँ तो इतना कौतूहल, इतना मेरे अंदर जिज्ञासा, इतना क्यूरियोसिटी नहीं होती जितना कि मैं इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा।
तो लेखक जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ये भागी चली जा रही है, क्योंकि नदी है, नदी कभी रुकती नहीं है, नदी तो चलती रहती है। तो उनके मन में ये सारे क्वेश्चन उठते हैं कि कहाँ भागी चली जा रही है, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिससे मिलने को ये बेचैन हो रही हैं और अपनी स्पीड जो है निरंतर लगातार चलती रहती है, लगातार बहती रहती है। इनके अपने महान पिता किसको कहा है? हिमालय को। तो अपने महान पिता के विराट प्रेम, क्योंकि पिता जो है अपनी पुत्रियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, असीम प्रेम करते हैं। तो अगर ये नदियाँ वहाँ का प्रेम, अपने पिता का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, मतलब इनको संतुष्टि नहीं हुई है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब ये पूरा सफ़र बताया है कि कहाँ कहाँ से होके आती हैं ये नदियाँ। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, जो ऐसी पहाड़ियाँ जो पूरी तरह बर्फ़ से ढकी होती हैं। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, ऐसी घाटियाँ जहाँ पर पौधे पौधे होते हैं, छोटे छोटे बहुत पौधे होते हैं। बंधु रदिकताएँ, सरसब्ज उपतकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो ये पूरे रास्ते में ऐसे होते हुए आती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, कहने का मतलब जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जब उस रास्ते को पार करके जब आगे अपना सफ़र तय करती हैं, तो इनकी उम्र भी थोड़े लेखक ने बताया है कि ये उम्र में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो कहाँ पहुँचती हैं? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, इन सब के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता हो। जैसे हम थोड़े उम्र में बड़े हो जाते हैं तो हम फिर बचपन की लीला याद करते हैं, बचपन की बातें सारी याद करते हैं। ऐसे ही ये नदियाँ भी अपने बचपन की बातें याद करती होंगी। आगे, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। तो बूढ़ा हिमालय, जब उसकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो पिता की उम्र तो बढ़ेगी और वो बूढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर हिमालय को बूढ़ा कहा गया है जब उसकी नदियाँ जो है बड़ी हो गई हैं। तो बूढ़ा हिमालय के पास जब उसकी बेटियां चली जाती हैं उसके पास से, तो उसके पास क्या रह जाता होगा? बिल्कुल मौन। मौन मतलब बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, बिल्कुल चुपचाप, एकदम सन्नाटा सा छाया रहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही ये सारी छोटी नदियाँ, रावी, सतलुज, व्यास, जितनी ये नदियाँ बताई हैं, ये सारी छोटी बड़ी नदियाँ जो हैं उनके सामने नाचने लगती हैं। तो इन सभी नदियों को किसकी बेटियाँ माना है? हिमालय की बेटियाँ माना है। हिमालय इनके पिता के रूप में हमारे लेखक ने सामने रखा है। और वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। ये सारी नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल, जो हिमालय पे बर्फ़ जमती है, उस बर्फ़ से जो एक एक बूंद जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी के रूप में जब एक एक बूंद इकट्ठा होता है, तब ये जाकर के ये दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। तो ये नदियाँ जो हैं असलियत में देखा जाए तो हिमालय से टपकने वाला एक एक बूंद इकट्ठा हुआ रूप है, जो जिसके नाम हम जानते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आगे जाकर के ये समुद्रों से मिलती हैं। और समुद्र कितना सौभाग्यशाली होगा जो हिमालय जैसे पर्वत राज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय उसको मिला। कि कितने लंबे सफ़र से ये दोनों नदियाँ बहती हुई आती हैं, इनके साथ छोटी बड़ी सारी नदियाँ बहती हैं, सारी नदियाँ मिलती हैं इनके साथ साथ। और ये दो महानदी जो हैं समुद्र के पास जाकर के उसका मिलन होता है समुद्र से। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो यहाँ पर लेखक ने एक नया रिश्ता कायम किया है। पहले हमें रिश्ता बताया हिमालय को बाप का और उसकी नदियाँ जो है वो उसकी बेटियाँ हैं। तो वहाँ पर पहले पाठ में हमें शुरुआत में ही लेखक ने बाप बेटी का रिश्ता कायम किया।
अब यहाँ पे बीच में आते आते पाठ में लेखक ने क्या करा है कि समुद्र और हिमालय को ससुर और दामाद का रिश्ता बनाया है, क्योंकि उसकी बेटियां अंत में जाके किससे मिलती हैं? समुद्र से। तो समुद्र में मिलकर के समुद्र को उसका दामाद, दामाद कौन होता है? जिससे बेटी ब्याही जाती है, जो बेटी का पति होता है उसको दामाद कहा जाता है। तो यहाँ पर हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा गया है। कालिदास के विरही वृक्ष यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर लेखक ने एक नया संबंध बताया है कि उसको वह नदियों को एक प्रेयसी के रूप में देख रहा है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर महान कालिदास के बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा करी है कि किस तरह से वह नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि नदी जो है आपस में सभी को प्रेम बांटती हुई चलती है और उन्हें वो प्रेयसी के रूप में देख रहे हैं। जब कभी कोई भी प्रेमी अपनी प्रेयसी से विरह मतलब बिछुड़ जाता है तो कैसे वो उसके लिए तड़पता है और कैसे उसको वो पाना चाहता है, उसके बारे में लेखक यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यह बात इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें अचानक याद आ गई। इन चंचल नदियों को मतलब बहती हुई, अटकेलियाँ करती हुई नदियों को देखकर उन्हें ये बात अचानक से याद आ गई। सोचा, उन्हें लगा कि उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। इसका मतलब जो महान लेखक कवि कालिदास ने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि उन्होंने भी इन्हीं नदियों के इस रूप को देख करके ये लाइनें लिखी होंगी। तो जो अपने प्रेयसी से जुदा हो जाता है तो वो अपनी किस तरह से प्रेयसी को पाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। तो उसके विरह में जैसे ये नदियाँ जो हैं अटखेलियाँ करती हुई, शैतान करती हुई या बहुत शोर शराबा करती हुई चलती हैं, उसी तरह से कालिदास ने अपनी पंक्ति में इसको बताया है। आगे देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। तो काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब जो सभी जनता को माँ के रूप में प्यार करती है, माँ के रूप में उनका पालन पोषण करती है। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले हर लड़की, हर औरत क्या होती है? एक बच्ची होती है, एक बेटी होती है। तो इसी तरह से लेखक कह रहे हैं, अगर हम इन्हें माँ के रूप से पहले बेटी के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगला रूप लेखक बता रहा है कि प्रेयसी जिससे हम प्यार करते हैं वो रूप देखें तो क्या गलत है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक और रिश्ता बताया है लेखक ने यहाँ पर कि नदियों को हम बहन के रूप में देख सकते हैं। आगे, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटकाकर पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो इसी तरह से लेखक बता रहे कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत ढीली थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, तो मैं लिंग तिब्बत की बात है, ये तिब्बत की जगह की नाम बताया उन्होंने। मन उछटा हुआ था, मन मतलब किसी चीज़ में लग नहीं रहा था, तबीयत भी ढीली सी थी, तो सतलज नदी के किनारे में जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए मैंने पानी में। तो थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, चलते हुए जल ने मेरे पैरों को छुआ और अपना उसने असर डाला, तो मेरा मन अंदर ही अंदर क्या है, बहुत ठीक होने लगा और मन ताज़ा होने लगा। तो मैं क्या गुनगुनाने लगा, मेरे मन में गुनगुनाहट पैदा हुई। मैं क्या गुनगुनाया, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यहाँ पर लेखक जी क्या कहते हैं, अब हम इसके लाइन वाइज हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखेंगे इस पूरी कविता को। क्या लिखा है लेखक ने कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस कविता में जो लेखक हैं वो
नदी को, सतलुज नदी को एक बहन के रूप में देख रहे हैं और उनकी जय कह रहे हैं। लीला अचरज बहन तुम्हारी, की तुम्हारी लीला ऐसी है कि अच्छे अच्छों को मतलब अचरज में डाल दे, अचंबा पोजीशन में डाल दे। तो वो कह रहे हैं कि लीला अचरज, तुम्हारी लीला बहुत अचरज है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन जो है बहुत अच्छा हो गया है और मेरी जो खुमारी थी, मेरी जो तबीयत ढीली थी वो भी मेरी ठीक हो गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी बार बार जो है नज़र उतारूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, कि तुम्हारे बाप जो हैं, तुम्हारे पिताजी कौन है, हिमालय हैं, और तुम उनकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारे जो पिता हैं वो जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि बाप जो अपनी बेटी के लिए चिंता करते हैं, इसी तरह से हिमालय भी अपनी सभी बेटियों के लिए, जो उनकी नदियों के रूप में हैं, उन सभी बेटियों की चिंता करते हैं। बट वो चुपचाप है, किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, शांत है बिल्कुल। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, कि जैसे नट होता है, नट मतलब सर्कस वगैरह में जो हम जाते हैं, या जैसे रोड पर कोई भी वो नट दिखाते हैं, रस्सी बांधी होती है, उसके ऊपर हाथ में डंडी लेकर के मतलब लड़के लड़कियां चलते हैं, तो उनको नट कहा जाता है। तो ऐसे ही इसी तरह से जो नदियां हैं, जो सतलुज बहन है, वो तुम नट करके दिखाती हो हमें, चंचलता या कोई भी करतब करके दिखाती हो। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और हिमालय की छाप तो आपको पता है बिल्कुल ही अनुपम है और अद्भुत है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि मतलब उसकी बिल्कुल छाप जो है एकदम से अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और बहन तुम्हारी सतलज नदी को वो बहन के रूप में देख रहे हैं और उनकी जय कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हैं सतलज बहन के लिए, बहन को सतलज को अपनी बहन मानते हुए। तो यहाँ पर इस तरीके से नागार्जुन जी ने इस पाठ के माध्यम से एक निबंध प्रस्तुत किया है हमारे सामने, जिसका नाम था हिमालय की बेटियाँ नदियों, और ये पाठ है नदियों के बारे में, जो कहा गया है कि हिमालय की बेटियाँ, बेटियाँ अर्थात नदियों के बारे में। बहुत ही सुंदर चित्रण था और एक बहुत ही प्यारा रिश्ता दिखाया, और कई सारे रिश्ते दिखाए, बेटी का दिखाया, माँ का दिखाया, ससुर दामाद का दिखाया, बहन का दिखाया। तो हमारे लेखक ने बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हमारे सामने रखे हैं नदियों को लेकर के, और आगे जल्द ही इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर आपके सामने लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।